नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी और हम लोग अपने हिंदी विषय के अंतर्गत बात कर रहे संधि, समास, उपसर्ग, इनकी बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी शब्द संरचना। हम जानते हैं कि व्यक्ति को अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के माध्यम से ही वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। अब भाषा की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित संरचना मतलब इसकी बनावट की बात करेंगे हम, तो ये इसकी बनावट किस प्रकार हुई है, आज हम लोग उसी बारे में चर्चा करते हैं कि हिंदी की जो शब्द संरचना है वो किस प्रकार की है। क्या अन्य भाषाओं की तरह ही हिंदी में भी जो शब्द हैं उनकी कहीं से तो लिए गए हैं, कहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस हमारी जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व की अन्य भाषाओं की तरह ही हिंदी भाषा में भी शब्द की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि से होती है। शब्द की संरचना से संबंधित प्रश्न आपके अगर हम कहें तो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती है जहां उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के जुड़ने से नए शब्दों की उत्पत्ति होती है। पहली हमने बात करी कि अन्य भाषाओं की तरह हिंदी में भी उपसर्ग, प्रत्यय और समास आदि से शब्दों की रचना होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है जहां पर प्रत्यय और उपसर्ग दोनों साथ में मिलते हैं। तो आइए कुछ ऐसे शब्दों की बारे में हम लोग जानते हैं जिसके अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय दोनों निहित होती है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे मूल शब्द आएगा यहाँ पर, फिर है उपसर्ग, यहाँ पर प्रत्यय क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है, और उसके बाद है निर्मित शब्द, कौन सा शब्द बना है। तो आइए उदाहरण है पहला, लंब। मूल शब्द क्या है? लंब। उपसर्ग लगा है नी, प्रत्यय लगी है इत, तो बन गया निलंबित। शब्द क्या बना? निलंबित शब्द, जिसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। दूसरा है पूर्ण, प्रत्यय लगी परि और उपसर्ग लगी परि और प्रत्यय लगी ता, तो बन गया परिपूर्णता। शब्द बन गया परिपूर्णता। ठीक है। फिर है उदार, अनु उपसर्ग और ता प्रत्यय, तो बन गया अनुदारता। ठीक है। ये जो उदार है, अन लगी उ, जैसे कि ये शब्द है तो अ न धन उदार और ये ता, तो ये
उ इधर चला गया तो अनु बन गया, तो दारता, ये शब्द बनता है। ठीक है, अब अगला है देश, उप और क, तो बन गया उपदेशक। क्या बन गया? उपदेशक। ठीक है, फिर है चलना, एक उदाहरण और, चलना, बद और ई, तो बद चलनी, शब्द बन गया, निर्मित शब्द बन गया बद चलनी। तो ये है जो कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को लिए हैं। हमने बात की थी कि कुछ हिंदी की रचना के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि प्रत्यय होती है, उनमें किसी में उपसर्ग होती है, किसी में समास होती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों निहित होती है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इनकी व्युत्पत्ति मतलब कि जो विशेष उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है, उसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे शब्द है, पहला है ध्वन्यात्मक। पहला शब्द कौन सा है? ध्वन्यात्मक शब्द, जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी नहीं है, जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे है, पहला है ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्दों के बारे में, ध्वन्यात्मक शब्दों के बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। ध्वन्यात्मक शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। संरचना की दृष्टि से ये शब्द किसी शब्द विलक्षण, मतलब कि अलग प्रकार के जो लक्षण हो, भी मतलब अलग प्रकार के लक्षण हैं, ये शब्द किसी शब्द विलक्षण है। शब्द विभिन्न प्रकार की, ये शब्द विभिन्न प्रकार की ध्वनियों की प्रतिकृति जरूर लगते हैं। मतलब कि ऐसी ध्वनियाँ जो हमने देखी है, सुनी है, उसके आधार पर हमें लगता है कि हाँ इस प्रकार की ध्वनियाँ होंगी। तो भाषा के अंतर्गत भी ये शब्द इसी प्रकार से आए, जैसे कि खन खनाना, चरचराना, चरमराना, फिर है फटाफट। हम लोगों ने ये ध्वनियाँ सुनी है, लेकिन हम लोगों को ये मतलब कि इन चीज़ों को हम लोग भी केवल सुनकर भाषा के अंतर्गत ले लिया है। फिर है फटाक या सर। ठीक है, ये ऐसी ध्वनियाँ क्या कहलाती है? ये ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं, जो कि किसी की प्रतिकृति लगते हैं कि वे किसी के द्वारा इस प्रकार की ध्वनि निकाली गई है, हम लोग उसी को भाषा के अंदर हम लोगों ने ले लिया है। इसकी उत्पत्ति के बारे में जान पाना संभव नहीं है। अब है दूसरा है रणन। रणन शब्द होते हैं वो पशु पक्षियों की आवाज मानी जाती है। रणन शब्द ये होते हैं जो पशु पक्षियों की आवाज होती है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से आपको ये पूछा जा सकता है कि रणन शब्द क्या है। तो रणन शब्द क्या होते हैं? पशु पक्षियों की आवाज, और उसको भाषा के अंतर्गत, शब्दों के अंतर्गत ले लिया गया है। तो ये शब्द प्राय पशु पक्षियों की आवाजों के लिए,
प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, इनकी रचना भी सुनी हुई आवाज के आधार पर होती है। इनकी रचना भी सुनी हुई आवाज के आधार पर होती है। जैसे कोयल की क्या होती है? कोयल की कुहू कुहू, कोयल की कुहू कुहू। फिर है कौवे की काव काव। इसके अलावा भी आप लोग विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को इसके अंतर्गत लिख सकते हो। तो ये तो हमने आज देखा, 2 प्रकार देखे। अन्य और भी प्रकार हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रतिकृति के आधार पर ही उनको भाषा के अंतर्गत हम लोग उन शब्दों को ले लेते हैं। तो आप अपना गृह कार्य प्रश्न लिखेंगे, हिंदी शब्द संरचना से क्या तात्पर्य है? इसके ध्वन्यात्मक एवं रणन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताएं। ठीक है, ये है आपका गृह कार्य प्रश्न। शब्द की संरचना के बारे में जो मैंने आपको लिखवाया वो लिखना है आपको, और इसके अलावा आपको ध्वन्यात्मक और रणन शब्दों के बारे में लिख कर लाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगा रहने दें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।